हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स ले लिए जिसके अंदर जो हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन था उसको हमने एंड किया था और आज से हम लोग देखने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है तो इसको समझो। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है, काफ़ी सारी भाषाएं हैं। तो उसके बारे में टॉपिक बता रहा है हमें कि कितनी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के अंदर टोटल है, कौन सी ऑफिशियल्स लैंग्वेजेस है, कौन सी मतलब जगह पे कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। और ऐसी काफ़ी सारे मतलब हिस्ट्री से भी रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी, किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, कैसे कौन सी लैंग्वेजेस आए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर के अंदर आप लोग जानने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो देखो क्या कहता है। इंडिया इज द लैंड ऑफ मल्टीलिंगुअल पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मतलब क्या कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस है। मतलब हिंदी भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है इंडिया के अंदर, जापानीज़ भी बोली जाती है, आपको पता हो ना हो जापानीज़ भी बोली जाती है इंडिया के अंदर, चाइनीज़ तक बोली जाती है। मतलब जितनी भी कंट्री की लैंग्वेजेस है, मतलब हाफ ऑफ द लैंग्वेजेस जो है पूरी दुनिया की वो इंडिया के अंदर बोली जाती है। बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया के अंदर। तो वो जो लैंग्वेजेस उनमें से कुछ लैंग्वेजेस जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा है। मतलब 22 लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 22 है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इन लैंग्वेजेस को। तो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो हमारी इंडिया की है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो कहते हैं कि देखो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 1652 लैंग्वेजेस है। मतलब 1652 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के अंदर है और काफ़ी सारे मतलब डायलेक्ट्स भी है। मतलब ऐसे मतलब जैसा अब हिंदी है तो टपोरी लैंग्वेज भी है, वो भी हिंदी जैसे ही है। तो ऐसे काफ़ी सारे डायलेक्ट्स भी है उसके। तो ऐसे टोटल मतलब इतने लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती है, इतनी पता चला है हमें। हो सकता है और भी एक दो लैंग्वेजेस हो, इतनी लैंग्वेजेस है। और इनमें से जो 350 जो लैंग्वेजेस है उसको मतलब थोड़े बड़े लैंग्वेजेस में गिना जाता है। जैसे कि अब मराठी है, तेलुगु है, तो उनको थोड़ा बड़े लैंग्वेजेस में गिना जाता है। और कुछ जो एकदम मतलब एक पर्टिकुलर जो कास्ट की लैंग्वेज होती है या फिर एक पर्टिकुलर जो छोटे एरिया में जो सिर्फ बोली जाती है लैंग्वेज, उनको मतलब मेजर लैंग्वेजेस में नहीं गिना गया है। याद रखना यहाँ पर कि कितने लैंग्वेजेस मतलब है मेजर में और कौन से जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। पेपर में पूछा जाएगा आपको कि कौन से 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जो आपने अभी देखा, नहीं देखा हो तो वापस से पीछे जाकर देख लो। अब विथ रेफरेंस टू लैंग्वेज इंडिया ऑफिशियली फॉलोस अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। देखो अब इंडिया के अंदर क्या होता है, पहले के टाइम पे, पहले जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सोचा कि चलो हमारे इंडिया जो है वो हिंदू है तो हम क्या करते, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कर देते। लेकिन फिर क्या हुआ था, काफ़ी सारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। वो अभी आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में पेपर में भी पूछा जाएगा। लास्ट में उसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी ना किया गया और एक 3 मतलब लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई। जिसके अंदर हमें एक इंग्लिश मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी और हिंदी होगी। मतलब ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे। और उसके साथ में कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज को ले सकते हो। मतलब कि अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोल सकते हो उसके अंदर। ऐसे कोई भी मतलब एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश हिंदी कंपलसरी और एक कोई भी लैंग्वेज जो चाहे वो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई थी। मतलब अब क्यों लाई गई थी तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो देखो इस तरह से मतलब ये हमारी डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस है। अब ये जानो, देखो हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इतने सारे लैंग्वेजेस है, हज़ारों की तादाद में हमारे पास लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है ये हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे लैंग्वेज आखिर आए कैसे, ये सोचने की बात है। तो ये जो लैंग्वेजेस है पहले ये मतलब 10 इतने सारे हज़ारों लैंग्वेजेस जो थे वो पहले बस 3 से 4 ही लैंग्वेजेस थे। और उन्हीं में से मतलब वेरिएशंस होते गए। मतलब पहले एक लैंग्वेज था, उसके अंदर 2 वेरिएशंस हो गए। मतलब कोई थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा था, कोई अलग तरीके से बोल रहा था। वैसे ही करते 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 काफ़ी सारे वेरिएशंस बन गए जिनको हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने लग गए। और इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बने। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था, मतलब इनकी जो फैमिली थी स्टार्टिंग की, उनके बारे में जान लेते हैं कि मतलब 4 फैमिलीज है लैंग्वेजेस की जिनकी वजह से इंडिया के अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस बने हैं। हमारा जो सबसे पहला जो हमारा फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में आता है वो है इंडो आर्यंस। देखो इंडो आर्यंस जो थे वो कौन थे तो उसके बारे
बारे में अभी आपको बताता हूँ। पहले ये जानो कि ये जो इंडो आर्यंस थे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है हमारा इंडिया के अंदर, मतलब क्योंकि देखो इसी से हमारे जितने भी लैंग्वेजेस बने, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, जितने भी मतलब बोल सकते हैं जितने भी मेजर लैंग्वेजेस है वो इंडो आर्यंस ये जो है इसी से बने, मतलब इसी के वेरिएशन से बनते आए हैं। तो देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इंडिया में माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बड़े लैंग्वेजेस है वो सब के सब इंडो आर्यन से ही बने हुए हैं, मतलब इसी से बने हुए। तो ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज में है इंडिया का वो इंडो आर्यन से, याद रखना पेपर में पूछा जा सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज है इंडो आर्यंस, ठीक है। अब ये किस तरह से आए थे हमारे इंडिया का, देखो ये दूसरे कंट्री से आए थे, दूसरी जगह से आए थे, ये हमारे इंडिया के अंदर पहले से नहीं थे। किस तरह से आया था, तो देखो हमारा जो एशिया है वहाँ पर सेंटर में, मतलब सेंट्रल एशिया से ये माइग्रेट करके हमारा जो नॉर्थ पार्ट था इंडिया का, इंडस वैली, वहाँ पर पहुँचे थे ये लोग। मतलब बेसिकली इनके सिविलाइजेशन का नाम था आर्यंस। तो ये जो लोग थे वो हमारे मतलब बेसिकली इनको इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है, क्योंकि वो यूरोप साइड से आए थे थोड़े। तो वहाँ से वो माइग्रेट करके हमारे इंडस वैली पे पहुँचे थे, मतलब साउथ पार्ट पे, नॉर्थ पार्ट पे पहुँचे थे इंडिया के, और वहाँ पर रहते थे द्रविडियंस, और वहीं पे जाकर वो मतलब मिक्स हो गए और वहाँ पर रहने लग गए, जिसकी वजह से इंडो आर्यंस जो थे वहाँ पर रहने लगे, जिनकी वजह से उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंडिया के अंदर भी आने लगी, जहाँ से जन्म हुआ हमारा हिंदी, संस्कृत और उर्दू ऐसे लैंग्वेजेस है, समझे। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस बड़े बड़े हैं वो सब के सब जो है वो इंडो आर्यंस की वजह से ही आए, और ये काफ़ी सालों पुरानी मतलब बात है, मतलब कि 1500 BC की बात है, मतलब 1500 बिफोर कॉमन एरा, पहले इतने सालों पहले, मतलब हज़ारों साल पहले की बात है। उस टाइम पर ये लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के अंदर आए थे, जिससे काफ़ी सारे जो लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के वो बने थे। अब दूसरा जो हमारा मतलब फैमिली ऑफ लैंग्वेज है वो है द्रविडियंस का। अब ये द्रविडियंस का भी ये उसी टाइम का कहानी है, मतलब देखो द्रविडियंस जो थे वो इंडिया के अंदर पहले से थे, मतलब इंडस वैली के पास ही रहते थे द्रविडियंस, और उनका जो लैंग्वेजेस था मतलब बेसिकली द्रविडियंस जो थे वो काफ़ी शांत स्वभाव के थे, और जो आर्यंस जो थे इंडो आर्यंस वो थोड़े एग्रेसिव टाइप में थे, मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसे वो उस टाइप में थे, राजा महाराजा टाइप में थे। और द्रविडियंस जो थे वो थोड़ा शांत टाइप में थे, योगा वोगा वो सब काम करते थे, शांति वाले। तो इनका जो लैंग्वेज था वो मतलब इनके ये जो द्रविडियन लैंग्वेज थे इससे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बने, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो कन्नड़ा, ये सब जो लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन लैंग्वेज से बने थे, इसके वेरिएशन से ये। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट मतलब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज माना जा सकता है इंडिया का। माना क्या मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया का, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है 71 जो पॉपुलेशन थी हमारी, देखो 72% जो पॉपुलेशन है वो इंडो आर्यंस लैंग्वेज से आई थी हमारी, मतलब इंडिया के अंदर जो अभी 72 पॉपुलेशन है, 72% पॉपुलेशन वो इंडो आर्यंस लैंग्वेज की जो वेरिएशन है वो बोलती है। और जो हमारे 25% जो पॉपुलेशन है वो द्रविडियन लैंग्वेज से के जो वेरिएशन है, मतलब तेलुगु, तमिल, ये सब जो लैंग्वेजेस है उनके पॉपुलेशन है, तो 25% पॉपुलेशन जो है वो द्रविडियंस लैंग्वेज से बने हुए हैं। तीसरा जो हमारा फैमिली ऑफ लैंग्वेज जो है वो है सीनो तिब्बतन। अब ये जो लैंग्वेज है ये मतलब चाइना जो एरिया है, मतलब हमारा जो नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ साइड में जो इंडिया है वहाँ पर इनका मतलब ये आए थे, और वहाँ से ये जो इनका ये जो लैंग्वेज है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होने लगा, जैसे कि लद्दाख है या फिर हिमाचल, मतलब ऊपर के जो एरियाज है वहाँ पर, मतलब नॉर्थ साइड के जो एरियाज है, बिहार, बंगाल और आसाम का जो साइड है वहाँ पर ये लैंग्वेजेस के वेरिएशंस आए थे, जिसकी वजह से इनके लैंग्वेजेस वहाँ पर आए थे। जैसे बिहार में भी काफ़ी सारे इनके लैंग्वेजेस है, और लद्दाख है वहाँ पे भी लद्दाखी जो लैंग्वेज है वो वहीं से, यही सिनो तिब्बतन का ही एक मतलब पार्ट है, उसके ही लैंग्वेजेस में से एक है। और उसके बाद काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे शेरपा आपने सुना होगा मे बी 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश की बुक में, शेरपा लैंग्वेज। उसके बाद मणिपुरी भी है, फिर तिपारा भी है, ऐसे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है। उसके अंदर और भी लैंग्वेजेस आते हैं, दुनिया भर के लैंग्वेज है, 5 बेसिकली देखें तो काफ़ी सारे लैंग्वेज है। उसके अंदर जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो भी आता है इसी के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस इसके अंदर आते हैं, और ये जो लैंग्वेज है सिनो तिब्बतन ये मतलब
देखा जाए तो ये इंडो आर्यन जो है उनसे भी पुराना लैंग्वेज है। मतलब इंडो आर्यन जो थे वो 1500 BC में आए थे और ये जो है उससे भी पुराने लैंग्वेजेस, काफ़ी सारे पुराने, मतलब काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है। अगर पेपर में आता है कि इंडो आर्यन लैंग्वेज से पुराना लैंग्वेज कौन सा है तो आप लोग सिनो तिब्बतन लिखना, ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप लोग लिख सकते हो। हमारा जो फोर्थ लैंग्वेज है फैमिली ऑफ लैंग्वेज का वो है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक देखा जाए तो एक जो आदिवासी लोगों का जो लैंग्वेज होता है वही ऑस्ट्रिक होता है और ऑस्ट्रिक के अंदर टोटल 500 लैंग्वेजेस आते हैं। और ये जो ऑस्ट्रिक है इसके अंदर दो सब फैमिलीज है, मतलब दो और लैंग्वेजेस आती है ऑस्ट्रिक के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस है। मतलब मतलब बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसके अंदर दो लैंग्वेजेस है, उसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। तो वो जो लैंग्वेजेस है वो है ऑस्ट्रो और एशियाटिक लैंग्वेज। ये जो सब फैमिलीज है इसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं। बेसिकली ये जो मतलब हमारे जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं, जो आदिवासी लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं जैसे मुंडा और कोल ग्रुप, इनके जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके लैंग्वेजेस के मतलब वही सारे लैंग्वेजेस इन सब फैमिलीज़ के अंदर आती है, लैंग्वेज ऑफ फैमिलीज़ के अंदर आती है। जैसे मुंडा जो है वो मतलब मुंडा जो है वो एक ग्रुप है, ट्राइबल आदिवासी लोगों ग्रुप का नाम है मुंडा। तो उनका जो लैंग्वेज है वो होता है मुंडेरी और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी माना जाता है आदिवासी, और मतलब ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं वो मुंडेरी लैंग्वेज को बोलते हैं। उसके बाद ये जो मुंडेरी मतलब ये जो लोग हैं कोल ग्रुप वाले और जो मुंडा लोग जो है ये जो ग्रुप्स है ये रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर ही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं तो ये जान लो, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये रहते हैं हमारे इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है, इंडिया के सेंटर में रहते हैं या फिर और भी काफ़ी जगह पे रहते हैं, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट में भी रहते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी रहते हैं, ऊपर वाले ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। तो इतने एरिया में ये रहते हैं और ये और भी काफ़ी सारे मतलब ट्राइबल्स के मतलब इसके अंदर आते हैं, जैसे कि मोन केमर ये जो ग्रुप है इनके भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस इसके अंदर आते हैं हमारे ऑस्ट्रिक के अंदर, जैसे कि कासी और निकोबारसी, ये दो लैंग्वेजेस भी इसके अंदर ही आते हैं। और ये जो लैंग्वेज है फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लैंग्वेज होता है जो पेपर में पूछा जाता है, जो है संथाली। संथाली जो है वो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है ऑस्ट्रिक के अंदर, और जितने भी ट्राइबल्स होते हैं ज़्यादातर जो ट्राइबल्स होते हैं वो संथाली बोलते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है ये फैमिली ऑफ लैंग्वेज की। और ये इसके जो बोलने वाले लोग हैं वो टोटल 5 मिलियंस लोग हैं, मतलब 5 मिलियन संथाल से जो ये संथाली लैंग्वेज को बोलते हैं। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब होता है लैंग्वेज आदिवासी में जो होता है मुंडेरी। मुंडेरी जो है वो मुंडास बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है मतलब ऑस्ट्रिक के अंदर। तो ये याद रखना है सारी चीज़ें, मे भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखो, हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोलते हैं हिंदी। आपको भी पता है कि जो 41% जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो हिंदी बोलती है। उसके बाद आता है बंगाली। बंगाली जो है वो 8.1% जो पॉपुलेशन है वो बंगाली लैंग्वेज को बोलती है। उसके बाद तेलुगु आता है, उसके बाद मराठी, और उसके बाद जो बाकी के जो लैंग्वेजेस है वो आते रहते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज जो है वो हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती है और सबसे ज़्यादा हिंदी को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि जैसे आप महाराष्ट्र है तो आपको ये भी आपको अगर महाराष्ट्र में हम रहते हैं तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मराठी बोलते हैं। पंजाब में जाएंगे तो लोग पंजाबी बोलते हैं और बिहार में जाएंगे तो लोग बिहारी बोलते हैं। तो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। तो क्यों किया गया है और कैसे किया गया है इसके बारे में देखो जानो। तो स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस के अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आएंगे कि बताओ कि मतलब किस हिसाब से मतलब हमारे स्टेट को क्यों लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड किया गया है, कब किया गया था, किस हिसाब से किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज के हिसाब से ही बने, मतलब लैंग्वेज बेसिस पे ही हमारे स्टेट्स बने हुए। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर लोग मराठी में ही बात करते हैं, पंजाब के अंदर पंजाबी लोग बोलते हैं, हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोलते हैं। ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को हमने डिवाइड कर दिया है। और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी हम यही करें, इंडिपेंडेंस के पहले तो मतलब होता ही था ये सारी चीज़ें, और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है हम लैंग्वेज के हिसाब से ही, लैंग्वेज बेसिस पे ही हम अपने जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो अभी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पंजाब है। पहले पंजाब जो था उसी के अंदर हरियाणा भी आता था। तो बाद में पंजाब के अंदर दो लैंग्वेजेस थी, मतलब पंजाबी और हरियाणवी। तो इन दोनों को अलग कर दिया गया और पंजाब
एक जो पंजाबी लोग थे जो पंजाबी भाषा को बोलते थे उनको पंजाब देश मतलब पंजाब स्टेट दे दिया गया, और जो हरियाणवी बोलते थे उनको हरियाणा स्टेट दे दिया गया। 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया 1966 के अंदर। फिर दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे बॉम्बे स्टेट है, तो बॉम्बे स्टेट में पहले देखो क्या क्या आता था। पहले महाराष्ट्र भी बॉम्बे स्टेट के अंदर आता था और जो गुजरात था वो भी उसी के अंदर आता था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको भी डिवाइड कर दिया गया 1960 के अंदर, जब महाराष्ट्र और गुजरात का मतलब वहाँ पर अलग अलग कर दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म हो गया। उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंडिपेंडेंस के पहले भी ये काम होता था, मतलब ऐसा नहीं कि हम आज़ाद हुए उसके बाद ऐसा डिवाइड कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के पहले जो ब्रिटिश लोग थे उन लोग भी ऐसा करते थे। जैसे कि एग्जांपल है कि जो सबसे पहला जो मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो सबसे पहला जो स्टेट था जो डिवाइड हुआ था वो उड़ीसा था। जो उड़ीसा था वो सबसे पहला स्टेट था जो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से उसको बनाया गया था कि वहाँ पे जितने भी लोग उड़ीसा भाषा बोलते हैं उस हिसाब से उस स्टेट को बनाया गया था। सबसे पहला था 1936 के अंदर। और अगर हम आज़ादी के बाद का जो सबसे पहला स्टेट देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश था, जिसको मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे पहला मतलब स्टेट है जिसको हमने पहला स्टेट जो था वो लैंग्वेज के बेसिस पे हमने बनाया था कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उस हिसाब से वो देश को मतलब स्टेट को अलग कर दिया गया 1953 में। ये जान लो कि हमारे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है। ऐसा देखा जाए तो हमारे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी हम मान सकते हैं कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश को हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बात करेगा तो किसी को समझ आ जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। तो मतलब इंग्लिश को हम ऑफिशियल मान सकते हैं और हिंदी उसके बदले में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मतलब कहा जाएगा। तो देखो अब 1963 में क्या हुआ था, लोकसभा जो थी हमारी वहाँ पर एक बिल आया था। बिल मतलब क्या, वो खाने वाला बिल नहीं, ये बिल जो है वो मतलब इसका मतलब होता है एक रिक्वेस्ट आई थी, एक मतलब ऑर्डर आया था कि मतलब हम चाहते हैं कि इस तरीके का मतलब हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब ये लैंग्वेज होना चाहिए। अब वो पास हो जाता है तब वो मतलब एक एक्ट बन जाता है, लेकिन पास नहीं हुआ। तो देखो किस तरह का ये बिल था। इस बिल के अंदर लिखा हुआ था कि हम क्या करते हैं, इंग्लिश जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हिंदी के बदले में, मतलब ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग मे बी कि मतलब हिंदी के बदले में हम लोग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करें। ये बिल पास की मतलब आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पास नहीं हुआ वो बात अलग है। तो देखो 1965 में क्या हुआ, 1965 के अंदर मतलब उस टाइम पे हिंदी को हमने मतलब प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब बोल दिया, कगार कर दिया कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब यही सबसे बड़ी लैंग्वेज है जिसको बोलना है हिंदी में बात करो, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियल प्रिंसिपल लैंग्वेज बना दी गई कि मतलब जिसको अगर मतलब इंग्लिश नहीं भी आती चलेगा लेकिन हिंदी आनी चाहिए, इस तरह का मतलब हमने कर दिया था दिस। और इसके वजह से क्या होता है, उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर मतलब जो साउथर्न पार्ट है, जो नीचे वाला इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, झगड़े मतलब दंगे फसाद होने लगे। क्यों हुए, तो उसके पीछे एक रीज़न था कि जितने भी मतलब तेलुगु तमिल लोग जो थे वो लोग जो थे वो हिंदी इतने अच्छे से नहीं बोल पाते थे। और अभी भी आप जाओगे वहाँ पर तो देखोगे वहाँ पर लोग जो वो हिंदी नहीं बोल पाते उतने बेटर तरीके से। अगर आप हिंदी में बात करोगे तो उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा उन लोगों को, लेकिन वही देखोगे इंग्लिश में तो उन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़्यादा बेटर वे से आता है। मतलब बुड्ढे वुड्ढे भी होते वो भी इंग्लिश में एक दो वर्ड बोल देते, लेकिन हिंदी बोलने नहीं आता। जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो साउथर्न इंडियन जो और जो वेस्टर्न बंगाल था वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, झगड़ा झगड़ी करने लगे कि नहीं हमें हिंदी नहीं चाहिए लैंग्वेज, हमको इंग्लिश चाहिए, मतलब इंग्लिश को ऑफिशियल कर दो, हिंदी को मत करो। इस तरह से मतलब झगड़े होने लगे। फिर बाद में उन लोगों ने मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने इंग्लिश भी कर दिया था फिर, लेकिन फिर जो नॉर्थन पार्ट वाले थे वो भी प्रोटेस्ट करने लग गए कि नहीं हमको हिंदी चाहिए, हमको इंग्लिश बोलने आता ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश। जिसकी वजह से क्या हुआ, बाद में हमने 3 लैंग्वेज पॉलिसी बना दी कि इंग्लिश भी बोलना है हिंदी भी बोलना है, मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, और साथ में कोई भी स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, साथ में इंग्लिश हिंदी भी आनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी फिर बाद में हमने ला दिया। मतलब काफ़ी सारे दंगे फसाद हुए थे जिसकी वजह से इंडिया का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा गया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी ला दी गई कि ये झंझट वंझट नहीं रखना चाहिए, मतलब इसके वजह से। क्योंकि देखो इंग्लिश रखेंगे तो नॉर्थन पार्ट वाले मतलब झगड़ा कर रहे, और अगर हिंदी रखेंगे तो जो साउथन पार्ट है जो तेलुगु तमिल लोग हैं उन लोग झगड़ा कर रहे थे उस टाइम पे। तो इसके वजह से हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी, ये याद रखना। पेपर में आपको कंफ्यूज करने पूछ सकता है। और अगर ऑप्शन में अगर कुछ नहीं रहेगा, मतलब ऐसा लिखा रहेगा इंग्लिश हिंदी या फिर बंगाली है, तब आप लोग लिख सकते हो कि हाँ भाई हिंदी है। लेकिन अगर लिखता है कि
इंग्लिश, हिंदी है या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर और भी ऐसे ऑप्शंस देते हैं जिसके अंदर लिखा हो तीनों लैंग्वेजेस कि हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और एक एक्स्ट्रा 3 मतलब लैंग्वेज पॉलिसी, तब वो लैंग्वेज इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में था कि इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, माना जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया ही है, मतलब हिंदी ही है हमारी इंडिया की। ये जान लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, मतलब सिर्फ इस एक कंट्री की नहीं होती है, एक स्टेट की भी होती है। तो अब हमारी स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पंजाब है तो पंजाब की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो किस तरह कौन से हिसाब से रखी जाती है। अगर कोई मान ले महाराष्ट्र का है तो सिर्फ क्या मराठी ही बोलेगा, दूसरी जगह भी जाएगा तो क्या मराठी ही बोलेगा, तो किस हिसाब से महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट के जो लैंग्वेजेस को ऑफिशियल कगार दिया गया है उसके बारे में देखो जानो। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कहा, मतलब उसने काफ़ी सारा दिमाग लगाया और फिर उसने सोचा कि जितने भी स्टेट्स है उनको कहा जाए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी स्टेट्स है उनको कहा गया कि आपको जो भी पसंद पड़ता है आपका लैंग्वेज, जैसे आप महाराष्ट्र है तो वो बोला मेरे को मराठी पसंद पड़ता है, तो उस मतलब फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या कहा कि अब जितने भी स्टेट्स हैं उनको जो भी कोई भी लैंग्वेज पसंद पड़ता है, मतलब जो भी उनको लगता है कि हमारा ये ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, तो वो अपना वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। मतलब जो भी पसंद, जैसा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को मराठी पसंद है तो महाराष्ट्र ने बोला हमको मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मराठी को आपको अंदर ही इस्तेमाल करना है। मतलब क्या कि सिर्फ स्टेट के अंदर आपको मराठी में बात करनी है। अगर आप स्टेट के बाहर जाते हो, यानी कि आप मान लो पंजाबी लोग से बात करोगे तो आपको वहाँ पर हिंदी नहीं तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, वरना अगर आप स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो वहाँ पर आप हिंदी का इस्तेमाल नहीं भी करते हो, मराठी का इस्तेमाल करते हो तो आप कर सकते हो। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज अंदर आपका मराठी रहेगा, बाहर जो जब जाओगे तो आपको 3 जो पॉलिसी हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी उसको इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आपको हिंदी नहीं तो इंग्लिश में फिर बात करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जब ये जो प्रोविज़न जो है वो पास हुआ तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी स्टेट्स के जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो हम अपने जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मराठी ये लोग हैं तो मराठी में बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारा लैंग्वेज को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग खुश भी थे कि चलो हम लोग बोलेंगे, किधर भी तो बोलेंगे लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक स्टेट के अंदर किस तरह से लैंग्वेजेस आती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र के अंदर मराठी में बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पर आपको हिंदी नहीं तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम लग रही है, अपना फीडबैक दे देना कि जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो के अंदर। एंड अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाकर क्लिक करके देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।